स्लाइड नंबर 14 तक मिस ने समझा दिया था, अब मैं स्लाइड नंबर 15 से समझा रही हूँ। तो वैल्यूइंग अकाउंट रिसीवेबल बेसिस यूज फॉर अलाउंस मेथड। अब परसेंटेज ऑफ सेल्स जो होती है वो बैलेंस शीट बैड डेट एक्सपेंस से डायरेक्ट मतलब रिकॉर्ड हो जाती है, बट जो अकाउंट रिसीवेबल से जो हम लोग बैड डेट एक्सपेंस निकालते हैं ना, पहले उसको अलाउंस फॉर बैड डेट में एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो सेल्स से, जो क्रेडिट सेल्स से हम जो बैड डेट एक्सपेंस निकालते हैं उसको हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। और जो हम अकाउंट रिसीवेबल से निकालते हैं उसे हम बैलेंस शीट अप्रोच भी कहते हैं, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट एक ही बात है, ठीक है। जो आप कहना चाहो दो नाम है इसके, फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। रिलेशनशिप भी कह सकती हो और अप्रोच भी कह सकती हूँ। Gonzalez company elects to use the percentage of sales basis. It concludes that 1% of net credit sales will become uncollectible. If net credit sales for 2011 are 8 lakh, the adjusting entry is, अब कह रहा है कि मैंने बोला ना पीछे वाली स्लाइड में कि जो नेट क्रेडिट सेल है वो डायरेक्ट बैड एक्सपेंस में जाती है जितनी हमने परसेंटेज निकाली है, इसको एडजस्ट करने की कोई नीड नहीं होती। तो 8 लाख का 1% सीधा सीधा निकालेंगे और डायरेक्ट एंट्री बना देंगे, बैड एक्सपेंस 8000 डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट या अलाउंस फॉर बैड डेट 8000 से क्रेडिट, ये एंट्री बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहा है अज्यूम दैट गोंजालेस कंपनी इलेक्ट्स टू यूज द परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल बेसिस। अब क्या कह रहा है, रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल पे जो है ना, हमने अब 2% निकालना है। 2% ऑफ नेट अकाउंट रिसीवेबल विल बिकम अनकलेक्टेबल। जो हमने ये अज्यूम किया कि जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, हमारा नेट जो है उसमें हमने 2% हमने अज्यूम किया कि हमें रिसीव नहीं होंगे या हमारे मतलब डूब जाएंगे पैसे, एस्टिमेट किया है हमने, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल कितना था हमारा, नेट 2 लाख है, इसका हमने क्या करना है 2% निकालना है। इसका हम 2% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4000। और ये क्या कह रहा है, अलाउंस फॉर बैड डेट प्रीवियस बैलेंस, हमारा प्रीवियस बैलेंस पड़ा है 1000 से, और जो अलाउंस फॉर बैड डेट का जो नॉर्मल जो नेचर है वो इसकी क्रेडिट साइड है, इसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। कभी कभी डेबिट बैलेंस होता है और इस पर लिखा हुआ होगा डेबिट बैलेंस, अभी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो हमेशा जो क्रेडिट बैलेंस है वो जो नॉर्मल जो हम निकालेंगे ना उससे लेस होगा हमेशा। तो इस तरह से ये बता रहा है कि ये इससे लेस हो रहा है, 4000 से लेस होगा 1000 जो प्रीवियस बैलेंस था। जो हमारा 4000 है ये हमने अभी निकाला है 2%, तो ये 4000 हुआ, हमने इससे लेस किया 1000 जो हमारा प्रीवियस बैलेंस था, तो अब हमारे पास कितना हो गए 3000, ठीक है। ये इस तरह से अगर ये देखो इसमें क्या करना हमने एडजस्ट किया। अब ये अगर हमारे पास प्रीवियस बैलेंस 1000 अगर सेल्स बेसिस पे दिया होता ना, जो हमने पीछे देखा है अभी, जो हमने पीछे किया यहाँ पे हमने पीछे ये किया ना, डायरेक्ट जैसे जो अमाउंट आया वो हमने डायरेक्ट एंट्री बना दी, बैड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट। बट हमने यहाँ पे ऐसा नहीं किया, यहाँ पे हमने एडजस्ट किया, इसको इस बैलेंस को एडजस्ट करना मस्ट है। देन अब आगे चलते हैं। कह रहा है परसेंटेज ऑफ सेल्स एम्फसाइजेस द मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस विद रेवेन्यूज व्हेन द कंपनी मेक्स द एडजस्टिंग एंट्री इट डिसरिगार्ड्स द एग्जिस्टिंग बैलेंस इन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। मैंने कहा था ना, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट साइड पे होगा। जो एक चीज़ क्रेडिट पे है तो उसकी जो अपोजिट चीज़ है वो कहाँ होगी, डेबिट साइड पे। ऑब्वियस सी बात है। अगर सेल्स होता, अगर अकाउंट रिसीवेबल अप्रोच होता ना, तो पहले क्या करता, वो 8000 का माइनस करता 1723, ठीक है, इस तरह से करके लिखता। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, सेल से डायरेक्ट, तो सेल से क्या करना है, डायरेक्ट इसने लिख दिया उठा के 1723 को इसने इग्नोर किया, डायरेक्ट 8000 से इसने बैड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट कर दिया। और फिर ये जो इसका टी अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 9723। अब इसी की हम अकाउंट रिसीवेबल की एडजस्टिंग की जो है बैलेंस को चेक करेंगे, ठीक है। आ गया, ये चार्ट है, ये नॉट ड्यू वाला चार्ट है, एक बनता है अकाउंट रिसीवेबल का वैल्यूएशन के लिए। तो ये देखो, ये सारे कस्टमर्स के नाम हैं जितने भी हैं, टी एडर्ट वगैरह, और ये टोटल अमाउंट लिखा हुआ है कि इस कस्टमर से इतने हमने देने हैं। अब एक कस्टमर है टी एडर्ट ना, इसको 300 भी देने हैं, 200 भी देने हैं, 100 भी देने हैं, उधार उसके रहते हैं, ठीक है। अब और ये नॉट ये ड्यू का मतलब होता है, जैसे अब मैंने ना जैसे मैंने इसको है ना, ये 300 वाला को ने आरसी बोर्ड्स ना, इसको मैंने क्या किया 300 का उधार दिया। अब मैंने क्या किया, इसी महीने दिया है, तो जो ना अकाउंटिंग टर्म्स या बिजनेस में हम ये कहते हैं कि मतलब एक महीना जो होता है ना, इनको मतलब रिलीफ देते हैं, तो हम इनका वो क्या नाम है रिलीफ देते हैं इसको,
ना हम इससे बोलते हैं कि हमें मतलब अपना जो आपने लिया है वो उधार वापस करो, या आप मेरे उधारी हो, फिलहाल इसको कुछ नहीं कहते हैं। जब इसका महीना पूरा मतलब 30 डेज़ पूरे हो जाते हैं ना, देन इसके बाद से ये 30 डेज़ का होता है, ठीक है। 30 डेज़ के बाद 31 डेज से हमारा ये स्टार्ट होता है, मतलब ये वन, इसको फिर हम वन से जिम करते हैं कि 1 से लेकर 30 दिन तक, मतलब 1 महीने के जितने रिकॉर्ड्स होंगे यहाँ पे लिखेंगे, देन इसके बाद सेकंड महीने के जो जिसके मतलब पेमेंट बाकी होगी उसको यहाँ लिखेंगे, देन थर्ड महीने के, और थर्ड महीने से जिसके ऊपर के होंगे वो सारे हम यहाँ लिखेंगे। जैसे टी एडेड ने क्या किया, इसने मुझसे ना 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले इसने मुझसे 300 का उधार ले चुका है वो मुझसे, और एक क्या किया इसने 3 महीने पहले ले चुका है 200 का, और 3 महीने से ज़्यादा हो गया इसको 100 का उधार लिए हुए, इसने मुझे रिटर्न नहीं किया। तो इस तरह से बाकी सारा का यही है, सबका यही है। इनको क्या इन सबको हम प्लस करेंगे, यहाँ से इसको भी प्लस करेंगे, सही, सबको टोटल कर लेंगे। तो ये सब इनके आंसर आ रहे हैं 27,000, 5,700, 3,000, 2,000, 1,900, इस तरह से। फिर अब इसने क्या किया, हम अब एस्टिमेट करते हैं जो नॉट येट ड्यू है ना, अभी मतलब न्यू न्यू 1 महीना हुआ है, तो हमें लगता है कि ये दे देंगे, तो हम इस पे परसेंटेज कम लगाएंगे, तो हम 2% लगाएंगे। अब जिसको 1 महीने से ऊपर हो गया है, मतलब ये वाला महीना तो हम काउंट नहीं करते, अब इसको 1 महीना हो गया है, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया, ये 1 महीना हो गया है 1 से 30, तो इसको 4% देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब महीने से ऊपर हो गया है, जो हम महीना गिनते नहीं, इसके बाद ऊपर हो गया, तो ये 4% देगा। 4% इस पर हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे कि हमें मिलने के चांसेस इसमें कम है, और जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा हमारा उधार, तो उसके मिलने के परसेंटेज कम होता है, जिसको देना होता है वो शुरू में दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे जाएंगे ना ओवर 90 डेज, तो मतलब इनका देने का इरादा है ही नहीं बिल्कुल, तभी हमने 40% लगाया है, एस्टिमेट किया है कि हमें नहीं मिलेगा। अब इनमें से कोई अच्छा अल्लाह का बंदा होगा तो वो रिटर्न कर देगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद है टोटल एस्टिमेटेड बैड डेट्स। फिर हमने क्या किया, अब टोटल एस्टिमेशन निकाला, इसके 27,000 का हमने 2% निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 540, ठीक है। फिर क्या नाम है, फिर ये जो है 5,700 का हमने 4% निकाला, तो 228 हो गया। फिर 3,000 का 10% तो 300, 2,000 का 20% तो 400, और 1,900 का 40% 760। डेट्स इट, यही है। और इन सबको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2,228, ठीक है। तो ये इसका टोटल अमाउंट है। इफ द ट्रायल बैलेंस शोज अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स विद अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 528, द कंपनी विल मेक द फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्री। अब जो ये पीछे जो था ना, इसमें ये 2,228 जो अमाउंट है, इसमें हमारे पास पहले से जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का जो हमारे पास टी अकाउंट था, उसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि पहले से हमारे पास 528 मतलब बैलेंस पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, जो 2,228 था ना, उसमें से हम माइनस कर देंगे 528 को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1700 से एंट्री बनी होगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 1700 से, यही बन रही है, बिल्कुल यही बन रही है, ठीक है। डाउटफुल अकाउंट या बैड डेट एक्सपेंस बात, अलाउंस फॉर बैड डेट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि बैड डेट एक्सपेंस यहाँ पे डायरेक्ट 1700 लिखा हमने, बट यहाँ पे देखो एडजस्ट हो रहा है, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स 528, इसमें से प्लस किया 1700, तो हमारे पास कितना आ रहा है 2,228, जो हमारा वहाँ पे बैलेंस आ रहा था। ये अकाउंट रिसीवेबल का काम है। अब सेल्स में हमने क्या किया था, हमारे पास 8,000 जो आया था हमने डायरेक्ट लिख दिया था, ये देखिए यहाँ पे सेल्स में क्या किया था 8,000 था, हमने डायरेक्ट दिया था, हमने कोई एडजस्ट नहीं किया था या हमने माइनस नहीं किया था। अगर यही देखो यहाँ पे अब अकाउंट रिसीवेबल का काम हो रहा है, तो हम क्या करें, इसमें से एडजस्ट कर रहे हैं ना, एडजस्ट करें, माइनस किया था तभी एडजस्ट किया, तो इनके बाद आंसर क्या आ रहा है 2,227। ओकेजनली द अकाउंट अलाउंस अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस प्रेयर टू एडजस्टमेंट। अगर ये कह रहा है अगर डेबिट बैलेंस होता ना, तो हम इससे ऐड करते, ये क्रेडिट बैलेंस था तो इसे लेस कर रहे हैं। अब समरी बता रही है सारी, ये परसेंटेज ऑफ सेल्स अप्रोच, ये फोकस ऑन बेड डेट एक्सपेंस, किस पे फोकस करता है, बेड डेट एक्सपेंस पे फोकस करता है, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को इग्नोर करता है, जो भी इसका बैलेंस होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसे ही जो इसका परसेंटेज आएगा वो फौरन उठा के बेड डेट एक्सपेंस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स की एंट्री बना देगा, सिंपल, ठीक है। मेथड अचीव्स अ मैचिंग ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज। जो सेल्स अप्रोच होती है ना, वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू की वो होती है, उसके मेथड से होता है, मतलब मैंने बताया था ना इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से होता है वो, तो इसलिए एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज को देखता है। और जो अकाउंट रिसीवेबल होता है ना, वो बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच होती है वो, तो
उसमें एडजस्ट होता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ना, एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल्स अंडर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। इसके बाद मेथड में ऑल्सो बी अप्लाइड यूजिंग एन एजिंग शेड्यूल, ये वाला शेड्यूल जो अभी परसेंटेज वाला था, 2%, 4%, 40% के इतना टाइम हो जाएगा तो 1 महीना 2 महीना जो मैंने बताया था वो वाला। बैलेंस इन अलाउंस अकाउंट कंसिडर्ड फॉर जर्नल एंट्री, बैलेंस इन अलाउंस अकाउंट कंसिडर्ड फॉर जर्नल एंट्री। हाँ, जो बैलेंस होता है ना, जो हम एडजस्ट करते हैं वो हम जर्नल एंट्री में लेके जाते हैं, जो मतलब प्लस माइनस करने के बाद एडजस्ट करके फिर लिखते हैं। लेकिन अगर सेल्स की बात कीजिए तो सेल्स में क्या डायरेक्ट लिखते हैं ना, ये बात। डिस्पोजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कंपनी सेल रिसीवेबल्स फॉर टू मेजर रीजंस। दो बड़ी वजूहत होती हैं रिसीवेबल्स पे सेल करने की। एक तो रिसीवेबल्स में बी द ओनली रीजनेबल सोर्स ऑफ कैश, जो रिसीवेबल होता है ना उससे क्या आसानी से पैसा वसूल हो जाता है। जैसे अब किसी ने उधार मतलब एक चीज़ परचेस करनी है ना, तो अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो सोचता है यार लूँ कि ना लूँ। अब उसके पास उधार पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मतलब उसके पास एक चॉइस है कि मैं उधार पे ले लूँगा देन बाद में वो पेमेंट कर दूंगा, तो वो ले लेता है। ठीक है, वो सोचता नहीं ज़्यादा। दूसरी बात है कि बिलिंग एंड कलेक्शन आर ऑफन टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, जो बिलिंग और कलेक्शन में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और कॉस्टली भी होता है कि मतलब अभी वो पेमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये वाला मैंने भी नहीं समझा हुआ, लेकिन हमारे टीचर ने थोड़ा सा हमें इसके बारे में गाइड किया था, बताया था कि फैक्टर होता है ना बाहर मुल्क में, यहाँ पे ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं है रिसीवेबल्स के लिए। ये बाहर मुल्क में, पाकिस्तान से बाहर फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बिजनेस होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं अपने जो रिसीवेबल्स होते हैं ना वो ना भेज देते हैं फैक्टर को। तो वो क्या करते हैं उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब उसकी रिसीव ले लेते हैं, उनको पेमेंट दे देते हैं। बट क्या करते हैं टिपिकली चार्जेस आर कमीशन टू द कंपनी दैट इज सेलिंग द रिसीवेबल्स। फिर वो क्या करते हैं, वो कमीशन चार्ज करते हैं कि हम इतना कमीशन लेंगे आपसे और हम आपको आपके रिसीवेबल मतलब आपको आपकी अमाउंट दे देंगे, फिर हम जाने और कस्टमर जाने जिससे हमें रिसीवेबल वसूल करना है। ठीक है, फिर फी रेंजेस फ्रॉम 1 to 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल परचेज। जो रिसीवेबल होता है उसका जो चार्जेस होते हैं वो 1 से लेके 3% तक होते हैं जो रिसीवेबल परचेज करते हैं। फैक्टर्स एक नाम है उसका ऑर्गेनाइजेशन का या एक जगह उसका, जो ये रिसीवेबल्स परचेज करती हैं कमीशन पे है, और फिर जो कस्टमर्स जो होते हैं जो रिसीवेबल देने होते हैं जिसने, उनसे वसूल करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। Illustration. Assume that Henry Don Furniture factors 6 lakhs of receivables to federal factors. Federal factors assess a service charge of 2% of amount of receivables sold. The journal entry to record the sale by Henry Furniture is as follows. कि जो अकाउंट रिसीवेबल था वो कितने का था, 6 लाख का था। तो उसने क्या किया, 6 लाख का सेल कर दिया और इसकी जगह कैश ले लिया, और जो उसका 2% ही कह रहा था कि 2% हम चार्ज करेंगे उस सर्विस के, तो सर्विस चार्ज एक्सपेंस लिख दिया 12,000 से। 6 लाख का 2% कितना आ रहा है, यहाँ पे निकाल के भी दिखाया है 12,000। ठीक है, तो 5,88,000 हमारे पास कैश आ गया, और जो इसने सर्विस चार्जेस ली 12,000, और हम फ्री हो गए, हमें कैश आ गया। अब वो फैक्टर जाने और वो कस्टमर जाने। ठीक है, रिटेलर कंसिडर्ड क्रेडिट कार्ड सेल्स द सेम एज कैश सेल्स। जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, कंसिडर करता है जैसे मतलब जो नॉर्मली कैश सेल होती है उसी तरह से क्रेडिट कार्ड सेल भी वो करता है, मतलब मना नहीं करता, वो क्रेडिट कार्ड से भी सेल कर देता है। बट जो रिटेलर होता है ना उसको फ़ी पे करनी पड़ती है 2 to 4%, जो कार्ड का इशूअर होता है, जो बैंक होता है वो नॉर्मली बैंक ही इशू करती है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। इसके बाद है रिटेलर रिकॉर्ड सेल इन अ सिमिलर मैनर, जो जैसे मतलब कैश सेल जैसे रिकॉर्ड करते हैं ना उसी के अंदाज में उसी तरह से हम इसको भी रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट कार्ड की सेल को, बट परसेंटेज इंक्लूड करके। अब यहाँ कह रहा है अनीता फेरारी परचेजेस 1,000 ऑफ कम्पैक्ट डिस्क फॉर हर रेस्टोरेंट फ्रॉम कैरन केयर म्यूजिक कंपनी यूजिंग हर वीज़ा फर्स्ट बैंक कार्ड। मतलब वीज़ा फर्स्ट बैंक कार्ड ये जो है क्रेडिट कार्ड का नाम है। फर्स्ट बैंक चार्जेस a service fee for of 3%, जो 1,000 है उसका 3% चार्ज करिए। The entry to record this transaction by Karen Care Music is as follows. अब सेल्स कितनी की हुई थी, 1,000 की, बट जो सर्विस चार्जेस है वो इसका 3% लगाओगे तो कितना होगा 30, और जो कैश आया हमारे पास वो कितना आया 970। जो ये सर्विस चार्जेस कौन पे कर रहा है, रिटेलर, मतलब मैं, अभी फ़िलहाल मैं रिटेलर हूँ। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो गया, उम्मीद है समझ आया होगा आपको।